साथियों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडल पेपर मॉडल नंबर 4। ठीक है, ये चौथा मॉडल पेपर है और इसमें भी हम लोग कुल 28 प्रश्न होंगे। 28 के इसमें सभी प्रश्नों के ऑप्शन पे भी चर्चा होगी, तो मान के चलिए कि कम से कम इसमें आपको 100 प्रश्न होने वाले हैं। आधे घंटे की ये सीरीज, थोड़ा ध्यान लगा के यदि आप सुनेंगे, पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि यदि जो प्रश्न आपको नोट करने लायक रहेगा उसको नोट भी आप करते चलेंगे। और बताते चलें कि ये जो सीरीज है इसमें किनको लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले कि 12वीं के जो स्टूडेंट हैं भूगोल के, वो 12वीं बोर्ड के एनसीईआरटी का इसमें सारा सिलेबस जो एनसीईआरटी का है, तो ये एनसीईआरटी से जो तैयारी कर रहे होंगे, जो तैयारी करने वाले बच्चे, साथ साथ यूपी, पीजीटी, टीजीटी और जो रेलवे या और जो तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें इंटर स्तर के जो परीक्षाओं में इंटर स्तर के जो जहाँ से सवाल बनते हैं, ये सारे विद्यार्थियों के लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न बनाया गया है ये बहुत ही चुन के प्रश्न बनाया गया है। ये इस तरह का प्रश्न जो है बोर्ड जारी करता है। और इसमें तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, जिसका नाम है, इनको नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो बनाने वाली संस्था है, कई बार पूछता है कि इनको कौन बनाता है, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको सड़कों का देखभाल और इसको बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 मतलब NH3 जो है वो किसको किसको जोड़ता है। ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में ये जो पुराना, यदि ओल्ड वर्जन यदि पुराने में पूछता है तब तो ये आगरा से मुंबई को है, लेकिन वर्तमान में ये बदल चुका है। आइए देखते हैं कि ये कहाँ हो चुका है। देखिए नेशनल हाईवे जो 3 है वो ओल्ड नंबरिंग के अनुसार ये आपका दिया है, ये विकिपीडिया से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जो वर्तमान में जो नया नेशनल हाईवे हो गया है वो अमृतसर टू मनाली हो गया है। ध्यान देंगे इसमें ये बदल चुका है। जैसे पुराने समय में पहले NH7 जो हुआ करता था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी था, ये सबसे बड़ा NH हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो बदल गया है। NH7 जो है ये पहले पुराना सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, लेकिन अब नेशनल हाईवे संख्या 44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो गया है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में, तो कभी कभी बोर्ड जो है पुराने प्रश्न भी पूछ देता है। तो पुराना यदि प्रश्न पूछता है, यदि अमृतसर टू मनाली नहीं देता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चैप्टर है आप लोगों में जो नगरों का विकास है। कई नगरों की चर्चा की गई है, जिसमें से कुछ नगर हैं जो पर्यटन और धार्मिक नगर हैं। तो ये जो अजमेर है वो मुस्लिम लोगों के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अजमेर जो शरीफ की दरगाह है, और अजमेर, ठीक है ना, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ये मुस्लिम लोगों का यह एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है। ठीक है, औद्योगिक स्थल कौन से होते हैं जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, जैसे कि जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, और जहाँ पे इंडस्ट्री लगी जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, ये सब क्या है, औद्योगिक नगर हैं। ठीक है, शैक्षणिक नगर जो कि शिक्षा के केंद्र हैं, जैसे कि बनारस है, पटना है, कोटा है, कानपुर है, रुड़की है, ये सब क्या है जहाँ पर शैक्षिक नगर। लेकिन अभी इसमें ये अजमेर क्या है, अजमेर जो है वो धार्मिक नगर, इसलिए इसका उत्तर जो होगा धार्मिक बी होगा। अगला प्रश्न है कि भूटिया कहाँ की जनजाति है, तो जनजाति जो है उत्तराखंड की जनजाति है, भूतिया। ठीक है, कभी कभी पूछता है, जैसे था मध्य प्रदेश का पूछेगा जनजाति, तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति, जो सबसे अधिक पाई जाती है वो गोंड पाई जाती है। और सबसे अधिक जनजातियों वाला जो राज्य है वो जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में जनजाति है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु का ये आया हुआ प्रश्न है कि टोडा जनजाति कहाँ की है, तो टोडा जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये प्रश्न भी आप इसको याद रखेंगे। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि का मतलब क्या होता है कि कोई यह जगह होता है जो कि जंगलों में, तो वहाँ पर लोग उस जंगल को साफ करके वहाँ कृषि करते हैं, और फिर जब वो उसके ऊपर उर्वरता खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये प्रचलन इसका कम हो गया है, लेकिन अभी ये प्रश्न पूछा है कि मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन पूछ सकता है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में
जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको क्या कहते हैं, तो मिल्पा कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, तो भारत में इसको झूम कहते हैं। और भारत में जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, पूर्वोत्तर जो भारत का क्षेत्र है जिसमें 7 राज्य आते हैं, इन राज्यों में ये झूम कृषि जो है वो प्रसिद्ध है। आते हैं लदांग। लदांग जो है वो इंडोनेशिया, ठीक है ना, या हिंदेशिया भी देता है कभी कभी, बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड यदि हिंदी में ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख देगा तो इसको हिंदेशिया लिख देगा, तो आप इसको जानेंगे दोनों नाम इसका। तो लदांग जो है वो इंडोनेशिया को ही इंडोनेशिया में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको लदांग कहते हैं। रोक्का जो है ब्राज़ील की कृषि है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका एक देश है, वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि है उसको हम कहते हैं रोक्का। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो लिंगानुपात क्या है, तो बिहार में ध्यान देंगे 2 प्रश्न इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो भारत की वर्तमान में 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 940 है, और बिहार में जो है लिंगानुपात थोड़ा कम है 918, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है 916 दिया है, तो 916 सही है। ध्यान रखेंगे 918 सही उत्तर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, इसमें कहीं बहुत गलतियाँ भी मिलती हैं, और आपके बाज़ार में जो बिक रहा है मॉडल पेपर उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। लेकिन ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ ये आपको पूरा सोच करने के बाद बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु, जब इसको बोया जाता है तो उस समय शीत मतलब ठंडे का समय होना चाहिए, और काटते समय क्या है उष्ण मन गर्म जलवायु होनी चाहिए, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु का पौधा है। यदि पूछेगा धान किस जलवायु का है, तो धान जो है वो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, ठीक है ना। जब ये उष्ण आर्द्र मतलब गर्मी भी होती है, आर्द्र मतलब बारिश होना चाहिए, ठीक है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु ये कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा हम लोग जानते हैं कि ये झारखंड का एक जनपद है, और यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक के लिए और बताते चलें कि यही एक ऐसी धातु है जो कि जिसके उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है, ठीक है ना। तो ये कोडरमा इसका सही उत्तर होगा अभ्रक के लिए, और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला प्रथम देश है। चलिए अगला है, इसमें बॉक्साइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछ लेता है कि बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है, और लोहे के 4 अयस्क पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। चलिए आगे है एक और, इसमें जो तांबा दिया है, तांबा कभी कभी पूछ देता है। खेतड़ी एक खान है जो कि राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह जो है मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है ना। मालाबार तट, ध्यान देंगे भारत का जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो ऐसे है। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो केरल वाला जो हिस्सा है वो जो है मालाबार तट कहलाता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि कोचीन जो है वो केरल में पड़ता है, और ये मालाबार तट से संबंधित है। शेष इधर चेन्नई जो है वो इधर तमिलनाडु में है। बता ही चुके हैं कि आपको सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई हो गया। हल्दिया यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हल्दिया हो गया, ठीक है, और पारादीप जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर जो हो गया वो मालाबार तट के लिए कोचीन, ठीक है, केरल में है। अब आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम कहते हैं डाउन्स, ठीक है ना। जिस पर डबल टिक लगे मतलब समझ लीजिए कि वो उत्तर सही है। शेष अन्य ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो प्रेरी क्या है, प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में, यूएसए के या उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है। पंपास क्या है, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में, और ये अर्जेंटीना में है, ठीक है ना, अर्जेंटीना एक देश है, वहाँ पर ये पंपास कहे जाते हैं। स्टेपी क्या है, स्टेप रूस का घास के मैदान है। चलिए अगला है, दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, जैव और अजैव, ठीक है ना, बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद का विकास किया। तो आपको बताते चले, नियतिवाद, संभववाद और नौ निश्चयवाद 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं, और इन विचारधाराओं में
जो सबसे पुरानी और सबसे पहली विचारधारा है वो है नियतिवाद या निश्चयवाद। इस विचारधारा का विकास जो है वो जर्मन संप्रदाय के लोगों ने किया था, ठीक है ना, जो नियतिवाद है, नियतिवाद। और यदि ये पूछ रहा है कि किस संप्रदाय ने संभववाद, तो बता दें नियतिवाद जो है वो, याद रखेंगे एक प्रश्न इससे आना एकदम अनिवार्य है। नियतिवाद जो है वो जर्मन के लोग थे, जर्मनी विद्वान के, जर्मन के जो विद्वान थे वो नियतिवाद के संपोषक थे। संभववाद के लिए ये फ्रांसीसी, ठीक है ना, संभववाद के लिए फ्रांसीसी विद्वान इसके लिए जिम्मेदार है। और नौ निश्चयवाद जो है वो अमेरिकी। नौ निश्चयवाद की जब बात आती है, नौ निश्चयवाद या इसी को हम कहते हैं रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम तीनों का एक बार आपको बता देते हैं कि तीनों के कौन कौन लोग हैं, जिसके लिए जर्मन विद्वान जो हैं रेटजेल, हमबोल्ट और रिटर, हमबोल्ट और रिटर, ये तीनों जो लोग हैं ये नियतिवाद के पोषक हैं। फ्रांसीसी में विडाल डी ला ब्लांस, ये जो है फ्रांस के थे, इन्होंने संभववाद का वो किया। लेकिन यदि जनक पूछता है तो संभववाद के जनक में हो जाएगा लूसियन फेब्रे, ये ध्यान देंगे, लूसियन फेब्रे। और नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के बारे में बात करेगा। देखिए यदि आप मेरा प्रथम वीडियो यदि मानव भूगोल वाला आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, तो इससे संबंधित पूरा डिटेल में मैंने उसमें चर्चा की है, उसमें सब उदाहरण देके बताया है। तो रुको और जाओ के लिए जो है वो टेलर जब आएगा, तो अमेरिकी विद्वान टेलर ने रुको और जाओ नियतिवाद की संकल्पना दी। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है ना, ग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो दक्षिण एशियाई देश हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर जितने भी एशियाई जो देश हैं वो दक्षिण एशिया के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे अधिक जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है बांग्लादेश का। अभी हम एक आंकड़ा देखेंगे, उसमें आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए ये 8 राज्यों का एक हमने आपको डाटा प्रस्तुत किया है, इसमें आप देख पाते हैं 2 नंबर पर जो है वो बांग्लादेश है। और ये जो ऑप्शन दिए गए, चूंकि यहाँ 8 देशों में सबसे अधिक तो है मालदीव का है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए बांग्लादेश इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाएगा तो ये है 20 है, भूटान का है, और दूसरे स्थान पे ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तो इसमें जो उत्तर हो गया वो बांग्लादेश जो है वो सही ऑप्शन हो गया। बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 1200 के आसपास है, ठीक है। तो यदि और इसमें यदि मालदीव रहता तो मालदीव में सबसे अधिक जो है वो मालदीव जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, दक्षिण एशिया में पूछता है। तो इस तरह से इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में बांग्लादेश इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पूछ रहा है कि किन देशों में जो आयुर्लिंग पिरामिड है। तो आयुर्लिंग पिरामिड कहने का मतलब क्या है, अभी हम देखते हैं। देखिए जनसंख्या पिरामिड बनता है तो इस तरह के पिरामिड बनाए जाते हैं। पिरामिड का मतलब होता है इसमें जो नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो ऐसे पिरामिड बनता है, और इसमें जो आधार जिसका चौड़ा होता है, इसमें आयु वर्ग के अनुसार इस पे जनसंख्या को दिखाया जाता है, जनसंख्या के प्रतिशतता को। तो सबसे नीचे वाला जो आयु वर्ग होता है वो छोटे बच्चों का होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मतलब सर्वाधिक जो अधिक आयु वाले जो लोग होंगे, यदि ऊपर संकीर्ण होगा, जैसे ये दिखा रहा है आपको चित्र में, यदि ऊपर संकीर्ण होगा इसका मतलब कि वहाँ पर बूढ़े लोग कम है और यहाँ पर जनसंख्या जो अधिक है। तो इस तरह की जो संरचना है जनसंख्या पिरामिड की वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि ध्यान देंगे कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील का मतलब जिनका अभी विकास, जैसे भारत है और चीन है, इन देशों में क्या होता है कि जो युवा जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि किन देशों में युवा जनसंख्या जो अधिक है, तो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत और चीन है। अगला प्रश्न पूछा है कि किस निम्नलिखित आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है। किन देशों में बड़ा होता है जनसंख्या का आकार? जनसंख्या का आकार जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी निम्न है। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन आप इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये मृत्यु दर की कमी के कारण, क्योंकि जन्म दर का उच्च होना
जनसंख्या की वृद्धि के लिए मुख्य कारण नहीं है, बल्कि मृत्यु दर का निम्न होना जनसंख्या विस्फोट का कारण है। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में कमी आना है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विनिर्माण जो शब्द है ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है, तो विनिर्माण जो होता है वो उद्योग को हम विनिर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योगों को हम विनिर्माण भी कहते हैं। विनिर्माण माने हो गया उद्योग, और ये क्या है? ये द्वितीय क्रियाकलाप है। प्राथमिक में क्या हो गया? कृषि तथा पशुपालन से संबंधित हो जाएगा। तृतीय में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। चतुर्थ में विशिष्ट आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की अधिक संख्या वाला जो देश है, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका इसमें सबसे अधिक है, सबसे अधिक वाहन रखता है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी उत्सर्जन करने वाला देश यही है। अगला प्रश्न है 17वां। अगला प्रश्न है कि माराकाइबो जो पोर्ट है और ये तेल के निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये वेनेजुएला देश में, ठीक है ना। वेनेजुएला कहाँ है? तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में एक देश है जहाँ पे तेल के सबसे सर्वाधिक भंडार भी हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला, इसकी राजधानी जो है वो काराकस है, और ईरान की राजधानी जो है तेहरान, जापान का टोक्यो, कनाडा का ओटावा। इस तरह से थोड़ा बहुत इसको आप रिवाइज करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि वाल्टर ग्रिफिन ने 1912 में, देखिए ध्यान देंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ये टेक्निकल ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो वाल्टर ग्रिफिन जो थे उन्होंने 1912 में कैनबरा के लिए, ये एक क्या है? व्यवस्थित नगर है। कौन सा नगर है? व्यवस्थित नगर। जैसे पूछता है कि भारत में व्यवस्थित नगर कौन सा है, तो भारत में चंडीगढ़ जो है वो व्यवस्थित नगर है। मतलब सबसे पहले इसका नक्शा बना लिया गया, प्लान बना लिया कि कौन सी सड़क कहाँ से निकलेगी, कहाँ से कहाँ नालियाँ निकलेंगी, ये सब का व्यवस्था जो कर दिया गया ये भारत में। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में इसकी योजना बनी थी। अगला प्रश्न, ये ऑस्ट्रेलिया में जो ये लाल रंग का रंगा हुआ है ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, ये कैनबरा है ये, ठीक है। चलिए अगला पूछा है, अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि रालीगढ़ सिद्धि कहाँ है। रालीगढ़ सिद्धि आप लोगों ने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे जिनका संबंध जो है वो यहाँ हमारे लोकपाल के शुरुआत से है। तो ये अगला प्रश्न पूछा है कि रालीगढ़ सिद्धि किस राज्य में है। तो हम लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे जो है वो महाराष्ट्र से इनका संबंध था, तो ये रालीगढ़ सिद्धि जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला पूछा है कि सेवा क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। तो सेवा क्षेत्र में होता है तृतीय क्षेत्र जो होता है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें ये तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चतुर्थ में विशिष्ट आर्थिक क्रियाएं हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा होगा। तो इसमें केवल तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अगला पूछा है भारत में कोयला निक्षेप का 80% कोयला कौन सा है। ध्यान देंगे ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये कोयले के अयस्क हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला जो होता है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया प्रकार का जो कोयला है वो पीट है, ठीक है ना। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं, ये आप इसको याद रखेंगे। और भारत में सबसे अधिक कोयला जो है द्वितीय श्रेणी का मिलता है, जिसको हम बिटुमिनस कहते हैं, और सबसे अधिक इसी से कोक तैयार किया जाता है, ठीक है ना। कोक जो कि उद्योग धंधों में इसके पेट्रोल के रूप में, इसका ईंधन के रूप में कोक का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रो रसायन उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल है, ठीक है ना। तो पेट्रो रसायन उद्योग है, उसके लिए पेट्रोल जो होता है वो कोई कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रोल, ठीक है ना। पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोल, ठीक है ना। क्रूड ऑयल भी इसको लिख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कमान नहर क्षेत्र जो है वो, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का संबंध किस राज्य से? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, और ये निकलती है हरिके बैराज से, ठीक है, हरिके बैराज से। और इसका जो संबंध है वो पंजाब और राजस्थान से है, ठीक है ना। पंजाब और राजस्थान राज्य से है। पूछा है प्रश्न कि इंदिरा गांधी जो कमान नहर क्षेत्र है इसका जो इसमें जो सतत पोषणीय विकास क्या किया गया। तो सतत पोषणीय विकास का इसमें पारितंत्र के विकास के लिए, पारितंत्र का मतलब यदि हम वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को मतलब जैव और अजैव के लिए अच्छी सुविधा बना देंगे, यदि हम पानी की उपलब्धता करा देंगे तो वहाँ पारितंत्र जो है स्वतः कृषि जो है वो स्वतः विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा पारितंत्र विकास के लिए, ठीक है।
इसमें एक शब्द आया है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास ये 2 नंबर में जरूर पूछता है। सतत पोषणी विकास क्या है? सतत का मतलब होता है अस्थायी रूप से, और हम विकास को किस प्रकार से करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उसी प्रकार से उपयोग कर पाए। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि मिट्टी है, मिट्टी का यदि हम उपयोग करते हैं तो मिट्टी को उपयोग करेंगे तो हमारी पहले वाली पीढ़ी मतलब हमारे बाप दादा भी उसका उपयोग किए थे, और हमारे आने वाली भी पीढ़ी उस मिट्टी का उपयोग करेगी, तभी तो उसको भोजन मिलेगा। तो मिट्टी को हमको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जल को हमको किस प्रकार से इस्तेमाल करिए, जो वायु है इसको हमको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि ये प्रदूषित न हो। आने वाली पीढ़ी को भी हमको जिस प्रकार की मिट्टी मिली थी, क्या हम उसी प्रकार की मिट्टी अपने आने वाली पीढ़ी को दे पा रहे हैं? क्योंकि हम केमिकल डाल रहे हैं, लगातार हम उसमें उर्वरक डाल रहे हैं, रासायनिक खाद को डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो रही है, मिट्टी क्या हो रही है, बंजर बन रही है। तो इसलिए इसी पर रोक लगाना माने हम किस प्रकार से सोच समझ के हम इस्तेमाल करें कि हमारे जो संसाधन है, जैसे जल है, मिट्टी है और वायु, ये तीनों की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। इसी को हम क्या कहते हैं कि संसाधनों को हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि ये जो संसाधन है आने वाले समय में ये लंबे समय तक इनको हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इसमें एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, एयर इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें घ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है? मतलब बिहार में यदि कोई कहीं से यदि किसी जलमार्ग द्वारा यदि हम कोई वस्तुओं को मंगाते हैं तो कौन सा किस स्थान से नजदीक पड़ेगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पर है, नीचे कोलकाता है और अंदर की तरफ हल्दिया है, तो हमारे लिए कोलकाता जो बंदरगाह है, अब हल्दिया ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए कोलकाता जो है वो हमारे लिए नजदीक पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन जो होगा कोलकाता। मरमू गोवा जो है वो गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला पूछा है झाबुआ किस राज्य जो है, झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश के लिए है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला आदिवासी जनसंख्या वाला जो जिला है वो झाबुआ है। अगला पूछा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें कई आयोगों की स्थापना की गई थी, इसमें से एक परमाणु ऊर्जा है, और परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो है 3 अगस्त 1948 को की गई। और इसमें ध्यान देंगे करंट का कुछ क्वेश्चन भी आपको हम बताते चले। परमाणु ऊर्जा के विभाग की स्थापना जो है वो 3 अगस्त 1948 को की गई, और जो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है ना। अगला पूछा है कि राइन जो है वो जर्मनी देश की प्रमुख नदी है, ठीक है ना, और जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड तक मतलब ये यूरोप में बहने वाली नदी है, और ये वेसल में देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बहती है, सॉरी हाँ ध्यान देंगे इसमें, ये राइन नदी जो है वो बेसल ये जो जगह है ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, और बेसल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक प्रवाहित होती है? तो ये रॉटरडैम तक नीदरलैंड तक प्रवाहित होती है, और ये जो इसकी दिशा जो है किधर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर आल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में, और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए बेसल उत्तरी सागर में जाकर ये गिर जाती है। तो देखिए मित्रों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है। अंत में यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आपके लिए अन्य विषयों पे भी काम चल रहे हैं, इतिहास पे और हिंदी पे भी काम चल रहा है, धीरे धीरे उसके भी वीडियो धीरे धीरे आपको आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से प्रयास किए गए पहला जो मॉडल पेपर था 40 मिनट में आपके बीच में मिला, लेकिन जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं थोड़ा सा मेरी स्पीड फास्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आप यदि आपको न समझ में आ रहा होगा तो दोबारा तिबारा भी इसको आप देखेंगे ताकि आपको
और यदि कोई समस्या हो, कोई हमको सुझाव है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।